नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे ऊष्मा और ताप के बारे में। देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ऊष्मा और ताप। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊष्मा की। तो देखो दोस्तों, ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। और एक प्रकार की ऊर्जा होने के कारण इसमें सभी प्रकार के गुण किस प्रकार के मौजूद होंगे? इस ऊर्जा के प्रकार के। जिस प्रकार से ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, उसी प्रकार से अपन क्या कहेंगे कि ऊष्मा भी एक कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। बात करते हैं अपन मात्रक की। जिस प्रकार से अपन जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसी कारण से इस ऊष्मा का मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल ही हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और एक प्रकार की ऊर्जा होने के कारण ही इसका मात्रक भी ऊर्जा के समान ही क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। अपन बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एसआई मात्रक तो इसका जूल होता है। लेकिन यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मुझे तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक बताइए, तो देखो दोस्तों, इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी। सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों? कैलोरी होता है। तो ऊष्मा के बारे में अपन जान चुके हैं कि ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। और ऊर्जा के समान होने के कारण यह भी एक कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी, जिसका एसआई मात्रक जूल होता है तथा सीजीएस पद्धति में यदि इसका मात्रक पूछ ले तो वो कैलोरी होता है। दूसरी बात करते हैं अपन तापमान की। दूसरी बात करते हैं अपन तापमान की। तो देखो दोस्तों, तापमान क्या होता है? किसी भी वस्तु के गर्माहट, किसी भी वस्तु के गर्माहट गर्माहट तथा ठंडक, इन दोनों के बारे में बताया जाता है। इन दोनों के बारे में बताया जाता है, वो क्या कहलाता है? उसका तापमान कहलाता है। परिभाषा की यदि अपन बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी भी वस्तु के गर्माहट व उसकी ठंडक के बारे में बताया जाता है, उसे अपन उसका क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तापमान कहते हैं। यदि अपन इस तापमान के मात्रक की बात करें तो तापमान का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों केल्विन। क्या होता है दोस्तों? केल्विन। अर्थात तापमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाता है। आगे यदि अपन बात करें विभिन्न प्रकार के तापमापी पैमानों की, आगे यदि अपन बात करें विभिन्न प्रकार के तापमापी पैमानों की, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं अपन तापमापी पैमाना क्या होता है। भाई, तापमापी पैमाना अपन उसे कहेंगे जो अपने को किसी वस्तु का तापमान बताता है। किसी भी वस्तु का तापमान अपने को जो बताता है उससे अपन क्या बोलेंगे? तापमापी पैमाना बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, ये तापमापी पैमाने अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपके पास पहला आ गया डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस पैमाना। पहला आपके पास कौन सा आता है? डिग्री सेल्सियस पैमाना।
यदि इस डिग्री सेल्सियस पैमाने की मैं बात करूं तो आपके पास एक तो होता है निम्नतम बिंदु, निम्नतम बिंदु, और इस डिग्री सेल्सियस पैमाने का जो निम्नतम बिंदु होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेल्सियस। और यदि मैं बात करूं अधिकतम बिंदु की, यदि मैं बात करूं इसके अधिकतम बिंदु की, तो देखिए दोस्तों इसका अधिकतम जो बिंदु होता है वो होता है इसका 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, जब या एग्जाम में कोई प्रश्न आ गया कि डिग्री सेल्सियस पैमाने में कितने खानों की संख्या पाई जाती है, तो देखिए दोस्तों डिग्री सेल्सियस पैमाने में निम्नतम बिंदु आपको दिया हुआ है 0 डिग्री, अधिकतम बिंदु या उच्चतम बिंदु अपन कहे तो वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और इन दोनों के मध्य खाने कितने बच गए, अपन कह देंगे इन दोनों के मध्य कितने खाने पाए जाते हैं, 100 खाने पाए जाते हैं। तो यदि मैं बात करूं सेल्सियस पैमाने का, तो इसका निम्नतम बिंदु तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम बिंदु क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। इस निम्नतम बिंदु को कहा जाता है जमाव बिंदु। क्या कहा जाता है दोस्तों? जमाव बिंदु। अर्थात निम्नतम बिंदु पर कोई भी वस्तु होती है वो क्या हो जाती है, जम जाती है। अर्थात सेल्सियस पैमाने पर आपको यदि इसका निम्नतम बिंदु पूछे तो वो क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, इसे अपन क्या बोलेंगे जमाव बिंदु। अधिकतम बिंदु या उच्चतम बिंदु की अपन बात करें तो ये आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका कहलाता है क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु। ये इसका कौन सा बिंदु कहलाएगा? क्वथनांक बिंदु कहलाता है। इसी प्रकार यदि अपन दूसरे पैमाने की बात करें तो दूसरा पैमाना मान लेते हैं फ़ारेनहाइट है। दूसरा पैमाना क्या आ जाता है आपके पास? फ़ारेनहाइट पैमाना। तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार से सेल्सियस पैमाने में निम्नतम बिंदु 0 डिग्री होता है, इसी प्रकार फ़ारेनहाइट पैमाने का जो निम्नतम बिंदु होता है, जो निम्नतम बिंदु होता है वो कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है दोस्तों? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि मैं बात करूं इसमें अधिकतम की, तो अधिकतम या फिर उच्चतम बिंदु जो होता है वो कितना होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है दोस्तों? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपसे पूछ ले कि बताइए फ़ारेनहाइट पैमाने में खानों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चतम मान में से अपन निम्नतम मान घटा देंगे और मान कितना आ जाएगा 180। अर्थात फ़ारेनहाइट पैमाने में कुल खानों की संख्या कितनी हो जाएगी 180 हो जाती है। इसका जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसको अपन क्या बोल देंगे जमाव बिंदु, और जो इसका उच्चतम या फिर अपन बात करें अधिकतम बिंदु की, ये इसका क्या हो जाएगा क्वथनांक बिंदु। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वथनांक बिंदु। सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने की यदि अपन बात करें तो इसका जमाव बिंदु अलग है, क्वथनांक बिंदु अलग है। इसका जमाव बिंदु अलग है, क्वथनांक बिंदु अलग है। इसी प्रकार यदि मैं तीसरे पैमाने की बात करूं, केल्विन पैमाना, तो देखिए दोस्तों यदि मैं बात करूं यदि केल्विन पैमाने की, तो केल्विन पैमाने का जो निम्नतम मान होता है,
केल्विन पैमाने का जो निम्नतम मान होता है वो कितना होता है 273.15 और जिसको राउंड फिगर में लेकर के कितना माना जाता है केवल 273 केल्विन। अब दोस्तों यहाँ पे देखने की बात ये है कि इन दोनों के यहाँ पे मान के ऊपर मैंने डिग्री का निशान लगाया है। जैसे यहाँ पर भी देखो ये डिग्री लगाया है, यहाँ पर भी ये क्या लगाया है डिग्री लगाया है, लेकिन इसके डिग्री का मान अपन नहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान आपको यह रखना है कि केल्विन पैमाना जो होता है वो डिग्री में पैमाना नहीं होता है। यदि इसके उच्चतम यदि मैं बात करूं अधिकतम मान की, तो दोस्तों इसका जो अधिकतम मान होता है वो हो जाता है 373.15। या अपन राउंड फिगर की बात करें तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। अर्थात यदि केल्विन पैमाने का जमाव बिंदु की यदि मैं बात करूं तो जमाव बिंदु तो कितना हो जाएगा 273.15 या अपन कहें 273 केल्विन। और यदि मैं क्वथनांक बिंदु की बात करूं, क्वथनांक बिंदु की बात करूं तो क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा 373.15। और इन दोनों में आपको यदि खानों की संख्या पूछ ली तो इन दोनों में खानों की संख्या कितनी पाई जाएगी दोस्तों 100 खानों की संख्या पाई जाती है। चौथे पैमाने की यदि अपन बात करें र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना, तो देखिए दोस्तों जो र्यूमर पैमाना पाया जाता है इसका निम्नतम मान 0 डिग्री र्यूमर पाया जाता है। और अधिकतम मान की यदि मैं बात करूं, अधिकतम मान, अधिकतम तो ये पाया जाएगा इसका 80 डिग्री र्यूमर। बात करते हैं जमाव बिंदु और क्वथनांक बिंदु की, तो जमाव बिंदु तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री र्यूमर। और क्वथनांक बिंदु की यदि मैं बात करूं तो क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर। कितना हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर। और यदि इनके खानों की संख्या की मैं बात करूं तो खानों की संख्या कितनी हो जाएगी 80 में से 0 को अपन घटा देंगे तो खानों की संख्या कितनी हो गई 80। अब यहां से आपको एक पर्सन ये पूछ ले कि बताइए सेल्सियस पैमाने के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो देखो दोस्तों ये मैंने जितने भी यहाँ पे नाम लिखे हैं, यहाँ पे सेल्सियस लिखा है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा है, यहाँ पे केल्विन लिखा है और यहाँ पे र्यूमर लिखा है। ये चारों के चारों वैज्ञानिक है और अपने ही नाम के आधार पर इसका नाम लिख दिया जाता है। जैसे बात करें सेल्सियस पैमाने की खोज किसने की तो अपन कहेंगे सेल्सियस पैमाने की खोज खुद सेल्सियस ने की थी। फ़ारेनहाइट पैमाने की खोज फ़ारेनहाइट ने की थी। केल्विन पैमाने की खोज केल्विन ने की थी। र्यूमर पैमाने की खोज खुद र्यूमर ने की थी। इस प्रकार से ये जो आपके पास पैमाने आते हैं इन पैमानों में आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका निम्नतम बिंदु क्या होता है और अधिकतम बिंदु क्या होता है। इसके साथ ही एग्जाम में एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है। जैसे यदि मैं आपकी बात करूं, ये आपके पास एक पैमाना दिया हुआ है, ये आपके पास एक क्या दिया हुआ है पैमाना दिया हुआ है और इसका एक तो है 0 डिग्री, अपन इसे कहेंगे 0 डिग्री, जो इसका क्या कहलाता है न्यूनतम बिंदु। न्यूनतम बिंदु तो देखो डिग्री सेल्सियस की यदि मैं बात करूं तो डिग्री सेल्सियस में तो न्यूनतम बिंदु इसका क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। यदि मैं बात करूं फ़ारेनहाइट की, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका न्यूनतम बिंदु कितना हो जाता है अपन बात करेंगे 32 डिग्री। यदि अपन बात करें किसकी केल्विन की तो केल्विन में इसका न्यूनतम बिंदु हो जाता है 273 केल्विन। ये आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको इस पैमाने के माध्यम से बता रहा हूं कि 0 डिग्री जो पैमाना होता है
या अपन बात करें इस पैमाने में, ये जो पैमाना है ये इसका होता है निम्नतम मान, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूनतम बिंदु। डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री, फ़ारेनहाइट में पूछे तो न्यूनतम बिंदु 32 डिग्री, और केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन। एक आता है इसमें कमरे का तापमान, सामान्य कमरे का तापमान। तो देखिए दोस्तों, यहां से सामान्य कमरे का जो तापमान होता है वो यदि अपन डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसका मान कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इस सेल्सियस पैमाने में सामान्य कमरे का तापमान कितना हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में यदि अपन कमरे का तापमान की बात करें तो वो कितना होता है इसका 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है दोस्तों 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि मैं बात करूं इस केल्विन की तो केल्विन का कितना हो जाता है 298 केल्विन। दो बातें आपके पास आ गई, एक तो होता है इसका न्यूनतम बिंदु और एक होता है इसका कमरे का तापमान, और एक आता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान। स्वस्थ मनुष्य का तापमान। तो देखिए दोस्तों, यदि अपन इस डिग्री सेल्सियस के मान की यदि अपन बात करें तो इस डिग्री सेल्सियस का मान 37 डिग्री सेल्सियस तापमान किसका होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। यदि यही मान डिग्री फ़ारेनहाइट में यदि बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट में मान कितना हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या हो जाएगा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान बन जाएगा। और बात करें अपन केल्विन की तो केल्विन में इसका मान कितना आ जाएगा 310 केल्विन। कितना हो जाएगा दोस्तों 310 केल्विन। और इसी प्रकार यदि अपन बात करें क्वथनांक बिंदु की, क्वथनांक बिंदु की, तो देखिए दोस्तों क्वथनांक बिंदु मैंने आपको अभी बताया है कि डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा। अपन बात करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस की, कि सेल्सियस पैमाने का क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट की मैं बात करूं तो इसका क्वथनांक बिंदु कितना हो जाएगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यदि केल्विन की मैं बात करता हूं तो इसका मान कितना हो जाएगा 373 केल्विन। कितना हो जाएगा दोस्तों 373 केल्विन। और इस प्रकार से आप इनके प्रत्येक के मान को अलग अलग ध्यान में रख सकते हो। यहां से प्रश्न आपको डायरेक्ट पूछता है, क्या आएगा प्रश्न आपसे, प्रश्न केवल इतना पूछा जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में या डिग्री सेल्सियस में, या आपसे पूछा जाएगा केल्विन पैमाने में स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि स्वस्थ मनुष्य का तापमान डिग्री सेल्सियस में पूछोगे तो आप क्या बताओगे 37 डिग्री सेल्सियस। यही मान डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ लेता है अपन बता देंगे 98.6 डिग्री। यही मान यदि केल्विन में पूछ लेता है तो अपन क्या बता देंगे 310 डिग्री केल्विन। कमरे का तापमान की यदि अपन बात करें तो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन का मान हो जाएगा 298 केल्विन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विभिन्न पैमानों का आपस में संबंध। विभिन्न पैमानों का आपस में संबंध। अब देखिए दोस्तों, विभिन्न पैमानों का आपस में संबंध मतलब जो भी पैमाने अपन पढ़े हैं,
जैसे कि डिग्री सेल्सियस पैमाना है, डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना है, केल्विन पैमाना है या डिग्री र्यूमर पैमाना है, इन सब का आपस में क्या संबंध होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको रटना नहीं है, मैं आपको इसे बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके पास 4 विभिन्न पैमाने हैं और चारों का मान अपन लिख देते हैं। एक तो होता है आपके पास सेल्सियस पैमाना, एक होता है आपके पास फ़ारेनहाइट पैमाना, एक होता है आपके पास केल्विन पैमाना और एक क्या होता है र्यूमर पैमाना। चारों पैमाने आ जाते हैं। अब इन सभी में से इनका जो निम्नतम मान है वो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। अपन ने अभी पढ़ा है कि सेल्सियस पैमाने का निम्नतम बिंदु क्या होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने का निम्नतम बिंदु क्या होता है, केल्विन का क्या होता है और र्यूमर का क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सेल्सियस पैमाने का अपन पढ़ चुके हैं कि इसका निम्नतम बिंदु 0 होता है और फ़ारेनहाइट का जो निम्नतम बिंदु होता है वो कितना होता है, 32 होता है। इसी प्रकार केल्विन की मैं बात करूं तो केल्विन का हो जाता है 273 और र्यूमर का हो जाएगा 0। क्या करते हैं अपन, प्रत्येक तापमापी पैमाने में से इनका निम्नतम मान क्या कर देते हैं, घटा देते हैं और इसके बट्टे में इसमें जितने भी खानों की संख्या होती है उनका क्या कर देते हैं, अपन भाग दे देते हैं। जैसे सेल्सियस में खानों की संख्या कितनी होती है, 100 होती है। फ़ारेनहाइट में खानों की संख्या कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी। केल्विन में कितनी हो जाएगी, 100 और र्यूमर में कितनी हो जाएगी, 80। और इस प्रकार से इन सब का मान आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है और इसको अपन क्या बोलते हैं, विभिन्न तापमापी पैमानों का आपस में संबंध। इसे थोड़ा सा और यदि अपन इजी टाइप में देखें तो देखो, सी में से 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपके पास, सी बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ गया F -32, यह आपके पास बच जाएगा K -273 और ये बच जाएगा आपके पास R। यहाँ से यदि अपन इसे सरल अनुपात में बदलते हैं तो देखिए दोस्तों, 20 से यदि मैं काटता हूँ तो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 20 नामे और ये हो जाएगा 20 पंजे। मान क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में मान क्या है, 5, इसके बट्टे में मान क्या आ गया, 9, इसके बट्टे में मान क्या आ गया, 5 और इसके बट्टे में मान क्या आ गया, 4। और ये इसका क्या बन जाता है, थोड़ा सा सरल टाइप बन जाता है। ये इसका क्या बन जाता है, सरल टाइप बन जाता है। इस समीकरण की सहायता से यदि आपके पास कोई क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए सेल्सियस पैमाने को डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में आपको कैसे बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, सेल्सियस पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना इन दोनों को संयोग से सेल्सियस को किस में बदल देंगे, फ़ारेनहाइट में बदल देंगे। यदि आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन का संबंध पूछे तो इन दोनों की बात कर लेंगे। इस प्रकार से यदि इसमें कोई भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है तो अपन इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसी प्रकार से आपके पास यदि कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको देखो अपन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, डिग्री फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस के उस मान को ज्ञात कीजिए जिसका मान दोनों में क्या होता है, समान होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास यहां पे केवल ये 2 मान दिए हुए हैं। आपके पास यहां पे केवल और केवल ये 2 मान दिए हुए हैं और ये 2 मान का संबंध अपने को बताया है। आपके पास संबंध अभी लिखाया है मैंने, C/5 बराबर F -180/9, यही होता है दोस्तों। अभी मैंने आपको क्या बताया है, C/5 बराबर F -180/9। अब आपको क्या कह रहा है कि C का मान F के मान के क्या चाहिए, बराबर चाहिए। आपसे क्या कह रहा है, डिग्री सेल्सियस व डिग्री फ़ारेनहाइट के उस मान को ज्ञात कीजिए जिसका दोनों में मान क्या होता है, समान होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट पैमाने के मान के बराबर कर दिया। यदि अपन यहाँ पे C/5 बराबर F की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ और ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार का मान आ जाएगा।
यहाँ पे यदि अपन वज्र गुणन करते हैं तो मान कितना आ जाएगा 9C बराबर 5C माइनस 18 पंजे 90, कितना मान आ जाएगा भाई 900। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस पैमाने की। तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के पैमाने में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इन दोनों का संबंध क्या पाया जाता है। इन दोनों का संबंध क्या पाया जाएगा दोस्तों, इन दोनों का संबंध पाया जाता है आपके पास C/5 बराबर F माइनस 32/9, यही पाया जाता है। अब मैं बात करूं डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की, ये दो मान दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे इन दोनों के ही समीकरण लिए हैं, एक में C वाला मान है, एक में F वाला मान है। यहाँ पे आपको दिया हुआ क्या है कि दोनों के मान क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, अतः अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे C का मान किसके बराबर हो गया भाई, F के मान के बराबर हो जाता है। जैसे ही C का मान F के बराबर है, यहाँ पे अपन C/5 तो पहले से था, यहाँ पे F के स्थान पे मैं मान क्या लिख सकता हूँ, C वाला मान लिख सकता हूँ, मान आ जाएगा C माइनस 32 और बटे क्या आ जाएगा 9। यदि यहाँ पर अपन वज्र गुणन करते हैं तो ये 9C से गुणा होकर के क्या बन जाएगा 9C बराबर ये बन जाएगा 5C माइनस 32 पंजे 160। पक्षांतरण करेंगे, ये 5C इधर आ जाएगा, मान आपके पास बन जाएगा 9C माइनस 5C इज इक्वल टू माइनस 160। 9 में से 5 गए तो 4C बराबर माइनस की 160 और C का मान आ जाएगा माइनस 160/4 और C का मान कितना हो गया माइनस 40 डिग्री। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस होता है, उसका मान भी किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। इसलिए सेल्सियस हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, आपके पास इन दोनों का समान मान कब पाया जाएगा, जब सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में दोनों का मान माइनस 40 डिग्री पाया जाता है। अर्थात इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि डिग्री फ़ारेनहाइट व डिग्री सेल्सियस में वह मान क्या होगा, वह मान आपके पास हो जाएगा माइनस 40 डिग्री सेल्सियस भी और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विभिन्न प्रकार के जो तापमापी पैमाने होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तापमापी पैमाने होते हैं उनमें अलग अलग पदार्थों का उपयोग में किया जाता है। जैसे कि यदि मैं बात करूं विभिन्न तापमापी, अब देखिए दोस्तों, अभी जो मैंने आपको तापमापी के बारे में बताया है वो अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अपनी अपनी एक अलग जो तापमापी पैमाने के बारे में बताई हुई परिभाषा है उसके बारे में बताया हूं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो विभिन्न प्रकार के तापमापी है, लेकिन किसके आधार पर, विभिन्न पदार्थों के आधार पर, विभिन्न पदार्थों के आधार पर। जैसे यदि मैं बात करूं कि कोई तापमापी पैमाना ऐसा होता है जो केवल और केवल हाइड्रोजन गैस से ही काम करता है, कोई ऐसा होता है जो नाइट्रोजन गैस से काम करता है, कोई ऐसा होता है जो एल्कोहल से काम करता है, कोई ऐसा होता है जो पारे से काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के तापमापी पैमानों में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। आइए देखिए दोस्तों, इसकी यदि मैं बात करूं तो आपके पास यहां पे दिया हुआ क्या है, विभिन्न प्रकार के तापमापियों के प्रकार। अब देखो, पहला आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पारा या एल्कोहल पैमाना। इससे मतलब क्या हुआ कि वह तापमापी पैमाना जिसमें या तो पारे का उपयोग किया जाएगा या किसका उपयोग किया जाएगा,
एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे एल्कोहल पैमाने की, तो देखिए दोस्तों, एल्कोहल पैमाने का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? जहां का तापमान कितना दिया हुआ हो, -40 डिग्री से कम दिया हुआ हो, अर्थात -40 डिग्री से कम के तापमान को निकालने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? एल्कोहल पैमाने का उपयोग करते हैं। पारे का उपयोग आ जाता है, इसकी रेंज हो जाती है -40 डिग्री सेल्सियस से 168 डिग्री सेल्सियस के मध्य जो आता है वो कौन सा होता है? पारे का उपयोग। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो डॉक्टर काम में लेता है बुखार मापने के लिए, या अपन बात करें स्वस्थ मनुष्य के शरीर के तापमान को मापने के लिए, और मैंने अभी आपको बताया है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कमरे का तापमान कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। जमाव बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये सारे के सारे मान देखिए दोस्तों, इनके मध्य में आ रहे हैं, अर्थात सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला जो तापमापी पैमाना है वो कौन सा है? पारे का उपयोग करने वाला। क्यों? क्योंकि मनुष्य के शरीर का भी अपन इसी में काम मिलेंगे, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का इसी में लेंगे, कमरे के तापमान का इसी में लेंगे, जमाव बिंदु और क्वथनांक बिंदु सारे के सारे इस ही रेंज के अंदर आते हैं। दूसरे पैमाने की मैं बात करूं, गैसीय पैमाना। अब देखिए दोस्तों, गैसीय पैमाना है तो इसका गैसीय पैमाना नाम इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस पैमाने में केवल और केवल गैस का उपयोग किया जाता है। इसमें दो प्रकार की गैस है, एक तो वह पैमाना जिसमें हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, और एक वह पैमाना जिसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, और इन दोनों की रेंज भी क्या है? अलग अलग है। यदि अपन बात करते हैं हाइड्रोजन पैमाने की, तो हाइड्रोजन पैमाना यहाँ पे 0 डिग्री से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है, जबकि नाइट्रोजन जो पैमाना है यह 0 डिग्री से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक कार्य करता है। तो इस प्रकार से पहला आपके पास हो जाता है पारे या फिर एल्कोहल से बना पैमाना, और दूसरा आपके पास हो जाता है गैसीय पैमाना। नेक्स्ट तीसरा आपके पास आता है ताप युग्म पैमाना। ताप युग्म पैमाना। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ताप युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ा। हाँ दोस्तों, यहां पे देखो दोस्तों, एक शब्द दिया हुआ है आपके पास ताप युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। और इसके सामने दिया हुआ है सीबेक प्रभाव, मतलब ताप युग्म जो पैमाना होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सीबेक प्रभाव पर। कि ताप युग्म जो पैमाना है वो किस पर निर्भर करता है? सीबेक प्रभाव पर। अब यदि अपन बात करें कि सीबेक प्रभाव वास्तव में होता क्या है, तो देखिए दोस्तों सीबेक प्रभाव के बारे में। सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब आपके पास दो भिन्न भिन्न तार दिए हुए हैं, जब आपके पास दो अलग अलग तार दिए हुए हैं और उन दोनों को अलग अलग तापमान पर गर्म किया जाता है। आपके पास कोई दो तार है, उन दोनों तारों का तापमान क्या है? अलग अलग है, और उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के साथ ही उसमें विद्युत का क्या प्रवाहित हो जाता है? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव बोलते हैं। क्या हो जाएगा? जब दो भिन्न भिन्न तारों को अलग अलग तापमान पर, जब दो भिन्न भिन्न तारों को अलग अलग तापमान पर जोड़ा जाता है तो उन दोनों सिरों के मध्य आवेश प्रवाहित होने लगते हैं, और उसमें धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस धारा को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तथा इस प्रभाव को अपन क्या बोलते हैं? सीबेक प्रभाव।
इस प्रभाव को अपन क्या बोलेंगे, सीबेक प्रभाव। तो सीबेक जो प्रभाव होता है उसमें कौन सा पैमाना काम में आता है, ताप युग्म पैमाना। नेक्स्ट, पूर्ण विकिरण तापमापी। देखिए दोस्तों यहां पे एक शब्द आ रहा है आपके पास, विकिरण, और ऊष्मा के संचरण के लिए विकिरण एक प्रकार का माध्यम होता है। अब देखिए दोस्तों कैसे, पूर्ण विकिरण का मतलब यह है कि आपको जिस वस्तु का तापमान ज्ञात करना है, इस पैमाने की सहायता से उसका ज्ञात तो कर लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि यह पैमाना उसके संपर्क में हो। अर्थात अपन कह सकते हैं कि पूर्ण विकिरण जो तापमापी पैमाना होता है वह किसी वस्तु के बिना संपर्क से भी उसके तापमान को बता सकता है, बिना संपर्क के। जैसे अपन बात करें एक डॉक्टर पैमाने की, तो जब तक डॉक्टर का जो तापमापी पैमाना होता है वो अपने शरीर के स्पर्श नहीं होता तब तक वो अपना तापमान नहीं बता सकता है। लेकिन ये तापमापी पैमाना क्या होता है कि किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का आपको तापमान ज्ञात करना है तो उसके बिना संपर्क किए, बिना स्पर्श किए भी आपको क्या बता सकता है, उसका तापमान बता सकता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण यदि मैं आपको बताऊं तो सूर्य का तापमान जो होता है, सूर्य का तापमान कौन से पैमाने की सहायता से किया जाता है, वो आपके पास है पूर्ण विकिरण तापमापी। क्योंकि सूर्य का तापमान निकालने के लिए उसको स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, अपन दूर से भी उसका तापमान ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए सूर्य का तापमान ज्ञात करने के लिए कौन से तापमापी पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो अपन में बोल देंगे कि सूर्य का तापमान ज्ञात करने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का उपयोग किया जाता है। आगे यदि इसी प्रकार अपन बात करें तो एक आता है स्टीफन, वैज्ञानिक हुए एक, और इन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो इस वस्तु के तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। स्टीफन ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु है, यह वस्तु उस वस्तु के तापमान की चतुर्घात के समानुपाती उसका मान होता है ऊर्जा का। स्टीफन के अनुसार किसी वस्तु की जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा उस वस्तु के तापमान के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन स्टीफन का नियम बोलते हैं। जैसे ही यहाँ से अपन बराबर नियतांक लेंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है, और यहाँ पे ये जो नियतांक है ये नियतांक की क्या कहलाता है, स्टीफन नियतांक। क्या कहलाता है, स्टीफन नियतांक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अपन सबसे पहले बात करते हैं ताप, ऊष्मा और ताप की। और ऊष्मा और ताप में अपन पढ़ चुके हैं कि ऊष्मा जो होती है वो एक प्रकार की अदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा यदि अदिश राशि है तो ऊष्मा भी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, इसीलिए ऊष्मा का मात्रक भी क्या हो गया, जूल ही हो जाता है। बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की। एसआई मात्रक तो जूल हो जाता है, लेकिन यदि आपको इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछ ले तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाता है। तापमान की परिभाषा, किसी भी वस्तु के गर्माहट व ठंडक के बारे में पता लगाना ही क्या कहलाता है, उसका तापमान कहलाता है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाता है। आगे अपन पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के तापमापी पैमाने। पहला आपके पास आता है सेल्सियस पैमाना, जिसका निम्नतम बिंदु 0 डिग्री होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जमाव बिंदु बोलते हैं। दूसरा आता है इसका अधिकतम बिंदु, उसे अपन बोलते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक बिंदु। इस प्रकार इनमें खानों की संख्या कितनी पाई जाती है, 100।
फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करूं, फ़ारेनहाइट पैमाने का निम्नतम बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि अधिकतम बिंदु कितना हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसमें जमाव बिंदु हो जाएगा 32 डिग्री और क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 212 डिग्री। इस प्रकार से इसमें खानों की संख्या कितनी हो जाएगी 180। केल्विन पैमाने की बात करें तो केल्विन पैमाने का निम्नतम मान हो जाएगा 273 केल्विन और उच्चतम या अधिकतम मान हो जाएगा 373 केल्विन और खानों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। र्यूमर पैमाने की बात करूं, निम्नतम मान हो जाएगा 0 डिग्री र्यूमर और अधिकतम मान हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर, खानों की संख्या कितनी हो जाएगी 100। इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान केल्विन पैमाने में कितना होगा, तो अपन कितना कर देंगे 310। आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कमरे का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो आप कर सकते हो कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ ले कि किसी वस्तु का, या आपसे पूछ ले कि द्रव्य का जल का सेंटीग्रेड में जमाव बिंदु कितना होता है, तो अपन क्या बोल देंगे 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये होता है विभिन्न पैमानों का आपस में संबंध। जैसे आपके पास मैंने बता दिया कि केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और र्यूमर, इन चारों में जो संबंध होता है वो आपके पास यह समीकरण प्राप्त होता है और इन समीकरण के माध्यम से अपन इन चारों का आपस में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। विभिन्न तापमापी पैमाने, और इन पैमानों की यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है कि विभिन्न तापमापी जो पैमाने होते हैं वो पैमाने देखो किस प्रकार के होते हैं। पहला आपके पास पैमाना आ जाता है पारा या एल्कोहल का पैमाना। इसका मतलब है कि वह तापमापी पैमाना जिसमें या तो एल्कोहल का उपयोग किया जाता है या फिर पारे का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल पैमाने का उपयोग वहां पर करते हैं जहां का तापमान -40 डिग्री से क्या होता है कम होता है, अर्थात एल्कोहल पैमाने का उपयोग -40 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान को निकालने के लिए किया जाता है। आगे बात करें अपन पारे का उपयोग, तो देखिए दोस्तों पारे का जो उपयोग होता है वो -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 168 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। आगे आता है गैसीय पैमाना। गैसीय पैमाने में या तो हाइड्रोजन गैस या फिर नाइट्रोजन गैस, इन दो गैसों का क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है इस पैमाने का उपयोग 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तथा नाइट्रोजन पैमाने का उपयोग 0 डिग्री से लेकर के 1600 डिग्री सेल्सियस तक किया जाता है। आगे आता है ताप युग्म पैमाना। अब देखिए दोस्तों युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात दो भिन्न भिन्न तापमान पर अलग अलग, या अपन बात करें दो अलग अलग तारों को भिन्न भिन्न तापमान पर गर्म करके जोड़ा जाता है तो उसमें आवेशों का प्रवाह होने लगता है, जिस कारण से उसमें एक धारा प्रवाहित हो जाती है और वह धारा क्या कहलाती है विद्युत धारा कहलाती है, जिसे अपन कौन सा प्रभाव बोलते हैं सीबेक प्रभाव बोलते हैं। यह सीबेक प्रभाव के लिए प्रश्न यह आ सकता है कि ताप युग्म पैमाना कौन से प्रभाव पर निर्भर करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा सीबेक प्रभाव। या आपके पास प्रश्न आ गया सीबेक प्रभाव कौन से तापमापी पैमाने पर निर्भर करता है, तो वो तापमापी पैमाना कौन सा हो जाएगा ताप युग्म पैमाना। आगे यदि अपन बात करते हैं पूर्ण विकिरण तापमापी, तो मैंने अभी आपको बताया पूर्ण विकिरण जो तापमापी होता है इसमें जिस वस्तु का तापमान आपको निकालना होता है उसके स्पर्श होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अपन बात करें सूर्य का तापमान आपको निकालना है तो सूर्य के तापमान को निकालने के लिए कौन से तापमापी पैमाने का उपयोग किया जाएगा, वो आपके पास आ जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी। स्टीफन ने इसके लिए एक परिभाषा दी और क्या दी कि किसी भी वस्तु की जो ऊर्जा होती है वो उस वस्तु के तापमान के चतुर्थ घात के क्या होती है समानुपाती होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं स्टीफन का नियम बोलते हैं। बाकी आगे की क्लासों में अपन बात करेंगे ऊष्मीय प्रसार की, ऊष्मीय प्रसार के कितने भेद होते हैं और भी इससे संबंधित जानकारियां।